Students, we need to learn what is the difference in between functional and divisional structure. अगर आप कोई एक ऑफिस, फैक्ट्री या कोई मिल या कोई बड़ा कारोबार अगर चला रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर बहुत सारे वर्कर्स आपके यहाँ अपॉइंटेड हैं, तो इन केस में आपको इन वर्कर्स को अपॉइंट कैसे करना चाहिए, अपने टीम के मेंबर्स को किस तरीके से अरेंज करें जिससे कि आपका बिज़नेस सक्सेसफुली रन कर सके। तो बिज़नेस के सक्सेसफुली रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपके कोर टीम में काम करने वाले जितने मेंबर्स हैं उनको एक साइंटिफिक मैनर में डिवाइड करें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी टीम में काम करने वाले बहुत सारे मेंबर्स हैं तो इन मेंबर्स को अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में किस तरीके से अरेंज किया जाए जिससे उनकी प्रेजेंस का, आप जो सैलरी पेमेंट कर रहे हैं उस खर्चे का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आज की डेट तक में ऑल ओवर वर्ल्ड में आपकी कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ को अरेंज करके रखने के टोटल 2 मैनर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। अब ये 2 मैनर्स कौन कौन से 2 प्रिस्क्राइब्ड हैं इसको आपको समझना है। एक है फंक्शनल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड डिविजनल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल सिस्टम जो होता है उसके नाम से भी बात क्लियर है कि फंक्शनल सिस्टम का मतलब ये है कि आपकी कंपनी में कौन कौन सी ड्यूटीज़, कौन कौन से वर्क परफॉर्म होते हैं और उस वर्क के परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपके यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को डिवाइड करें। जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपकी कंपनी का नाम है बजाज। अब बजाज इलेक्ट्रिकल्स एक बहुत बड़ा यूनिट है और इस बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर में एक चीज़ प्रोडक्ट बनता है बजाज ट्यूबलाइट, एक बनता है बजाज इलेक्ट्रिक आयरन, एक बनता है बजाज इलेक्ट्रिक फैन और इस तरीके के 4-5 आइटम इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनते हैं। तो ये तो हुआ प्रोडक्ट, लेकिन बजाज कंपनी की यहाँ पर जो प्रोडक्ट की लिस्ट हम अभी डिस्कस किए हैं, तो प्रोजेक्ट की लिस्ट के अंदर में हमने अभी 1 सेकंड में डिस्कस किया कि बजाज कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है, ये सपोज प्रोडक्ट बना रही है, तो इसमें एक हमने डिस्कस किया कि बजाज कंपनी बना रही है फैन, एक बजाज कंपनी बना रही है इलेक्ट्रिक आयरन और एक बजाज कंपनी बना रही है इसके अंदर मिक्सर ग्राइंडर। तो 3 कंपनीज ये बजाज, 3 प्रोडक्ट्स ये बजाज कंपनी सपोज बना रही है। अब बजाज कंपनी के द्वारा करे जाने वाले जो वर्क हैं, काम हैं, ये कौन कौन से काम हैं इस पर ज़रा फोकस करना है। तो बजाज कंपनी के यहाँ एक काम है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन, जो बजाज कंपनी को अपनी फैक्ट्री के अंदर में करना पड़ेगा। तो एक वर्क जो यहाँ पर हुआ बजाज कंपनी के यहाँ पर, वो हुआ प्रोडक्शन का वर्क। सेकेंड नंबर पर है इसके अंदर में मार्केटिंग का वर्क। थर्ड नंबर पर है बजाज कंपनी के यहाँ पर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क। नेक्स्ट नंबर पर है इनके यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट। नंबर नेक्स्ट है इनके यहाँ पर कंज्यूमर HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो देखा जाए तो बजाज कंपनी सपोज 3 तरीके के प्रोडक्ट बना रही है। अब ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो है बजाज फैन, इलेक्ट्रिक आयरन और मिक्सर। और बजाज कंपनी इन तीनों चीज़ों के लिए प्रोडक्शन का काम भी कर रही है। बजाज कंपनी इन्हीं चीज़ों के लिए मार्केटिंग का व्यवस्था बनाए हुए है। बजाज कंपनी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी कर रही है और बजाज कंपनी फाइनेंस डिपार्टमेंट लेकर के बैठी हुई है और HR, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट लेकर बैठी। तो अब बात ये आती है कि अगर हमारे यहाँ काम करने वाले इन टोटल सपोज 300 वर्कर्स को अरेंज करें तो उनको कैसे करके फैक्ट्री में अपॉइंट करें। तो एक तरीका बनता है फंक्शनल सिस्टम। तो ये जो पैटर्न है, अगर हम हमारे यहाँ काम करने आने वाले मेंबर्स को इस पैटर्न पर अरेंज करते हैं तो इस व्यवस्था का नाम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आज की डेट में वर्ल्ड में ये चलता है। और सेकंड नंबर पर अगर हम लोग इसको फंक्शनल सिस्टम पे अरेंज ना करें तो दूसरा तरीका है डिविजनल।
डिविजनल पैटर्न, यानी कि हम जो सामान जो प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री में बनाते हैं उन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टू हम इन लोगों को अरेंज करें। मतलब की बात ये हुई कि बजाज कंपनी के पास बेसिकली दो तरीके हैं। एक तरीका, जैसे इनके पास 300 एम्प्लॉयज़ हैं और इन्होंने देखा कि फ़ैन की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है और फ़ैन में काम भी ज़्यादा है, तो उन्होंने 300 में से 150 मेंबर्स जो थे वो अरेंज कर दिए फ़ैन में। अब ये बजाज कंपनी को देखना है कि 150 या 140 या 200 वो बजाज कंपनी का आउटलुक है। तो उन्होंने फ़ैन बनाने वाली यूनिट के अंदर में एक स्टाफ रखा है 150 मेंबर्स का सपोज। इलेक्ट्रिक आयरन में इन्होंने रख दिए 80 और बाकी बचे कुछ रख दिए उन्होंने मिक्सर ग्राइंडर में। इस तरीके से इनकी पूरी की पूरी व्यवस्था इस प्रोडक्ट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज तैयार है। तो एक तो हुआ 300 लोगों को अरेंज करने का ये वाला तरीका। तरीका नंबर 2 जो है यह है फंक्शनल। इसमें हम प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू अपनी टीम नहीं बनाते, बल्कि हम अपने यहाँ काम करने आने वाले मेंबर्स को और उनके काम के लिए बंटवारा करने की स्थिति को इन फैक्ट्री में की जाने वाले वर्क के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। जैसे हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर में सपोज मेंबर्स की गिनती रख दी 100, मार्केटिंग के लिए हमने रखे 40 मेंबर्स, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने रख दिए 20 मेंबर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमने रख दिए 25 मेंबर और बाकी जो मेंबर बचे वो हमने रख दिए HR मेंबर में। और ये सारी की सारी टीम मेंबर्स इन तीनों ही प्रोडक्ट्स पर काम करेंगे। जबकि जो अगर हम डिविजनल सिस्टम पे बनाएंगे तो फैन डिपार्टमेंट के लिए अंदर में प्रोडक्शन, फैन डिपार्टमेंट का मार्केटिंग, फैन डिपार्टमेंट का R&D, फैन का फाइनेंस और फैन का HR अलग होगा। ऐसे ही तब इलेक्ट्रिक आयरन की बात आएगी तो उसमें भी ये सारे काम इलेक्ट्रिक आयरन के बेस पे अलग अलग होंगे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आज की डेट में जो प्रोडक्शन सिस्टम चल रहा है उसमें टोटल 2 तरीके से सिस्टम चलते हैं। एक हमने डिस्कस किया फंक्शनल, मतलब कौन कौन से वर्क आपकी यूनिट में परफॉर्म होने के लिए हैं, और सेकंड नंबर पे होता है डिविजनल, मतलब कि प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू। अब जाहिर सी बात है कि इसके अंदर में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें से कौन सा सिस्टम कौन से हिसाब से बढ़िया, कौन सा सिस्टम खराब, और हमें कौन सा सिस्टम अपनाना चाहिए। जो लोग नया बिजनेस करने जा रहे हैं, जो लोग अपने बिजनेस को चला रहे हैं और सक्सेसफुली प्रॉफिट स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको दोनों ही सिस्टमों के बारे में अलग अलग प्रॉफिट लॉस को समझना चाहिए। इसमें एक है कॉस्ट। सबसे बड़ी बात तो बिजनेस में खर्चे की आती है भाई। तो कॉस्ट यानी खर्चा कितना लग रहा है। जो हमारे पास में फंक्शनल सिस्टम होता है इसमें डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होता है। कोई भी एक्टिविटी बार बार परफॉर्म नहीं होती है, एक बार में ही एक काम हो जाता है। तो कॉस्ट के हिसाब से ये सिस्टम जो फंक्शनल सिस्टम है ये हमारे लिए इजी होता है, कम खर्चीला होता है, इसमें हमारा काम कम होता है। जबकि अगर हम प्रोडक्ट वाइज बनाते हैं तो हमने फैन डिपार्टमेंट बना दिया तो सारे डिपार्टमेंट फिर उसके अंदर बनाने पड़ेंगे, फिर हमने इलेक्ट्रिक आयरन बनाया था, तो इसमें रिपीटेशन होता है और उसमें खर्चा हमारे लिए काफ़ी बढ़ जाता है। तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात समझी जाए तो फंक्शनल सिस्टम थोड़ा कॉस्टली, फंक्शनल सिस्टम ईजी है, कम खर्चे का टॉपिक है, जबकि डिविजनल सिस्टम खर्चे का टॉपिक है, इसमें काम ज़्यादा है। थर्ड नंबर पर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो फंक्शनल सिस्टम है यहाँ पर मैं लोगों के बारे में उनके द्वारा करे जाने वाले काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा काम कौन से वर्कर ने किया और उस करे जाने वाले काम से संबंधित कौन से पर्सन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसको फिक्स करना बड़ा मुश्किल है। फंक्शनल सिस्टम के अंदर में आप आसानी से ये पता नहीं कर सकते कि कौन से वाले वर्कर ने क्या काम किया। एक पूरी टीम है और पूरी टीम अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अपना अपना वर्क परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसमें अक्सर कर ये कन्फ्यूजन आता है कि लोग बाग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि कौन सा वाला वर्क कौन मेंबर कर रहे हैं। तो वहाँ पर डिफ़िकल्ट है इस बात को फिक्स करना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना कि कौन सा मेंबर क्या करेगा। जबकि जो दूसरा वाला पैटर्न है डिविजनल सिस्टम, यहाँ पर चूँकि प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू काम हो रहा है और सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बने हैं प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ आप पर्टिकुलरली अपने 300 लोगों की टीम में एज पर एग्जाम्पल आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से मेंबर के द्वारा करे जाने वाले काम में गड़बड़ है। आप देखिए जो लोग भी वर्ल्ड में टॉप क्लास ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं, जगुआर, ऑडी और दूसरे बड़े प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ हमेशा आप देखेंगे कि प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डिविजनल सिस्टम देखने के लिए मिलता है, कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग वर्किंग मिलती है। जबकि जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं
वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग फंक्शनल सिस्टम या रन करता है। तो मेन चीज़ ये है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट कमाना मोटिव है, आपके बिजनेस में लॉन्ग रन में आपको बिजनेस चलाना मोटिव है। मेन चीज़ है आपके बिजनेस का सर्वाइवल, आपके बिजनेस का ग्रोथ, आपके बिजनेस का प्रॉफिट स्कोरिंग। तो ये तीनों चीज़ें इस बात पर बेस करती हैं कि आपके यहाँ काम करने वाला जो स्टाफ है वो कितना इफेक्टिव और कितना एफिशिएंट है। बहुत सारे लोग इस बात के लिए भगवान को और अपने अपने अल्लाह को और जो भी उनके मानने वाले हैं उनको गुड विशेस करते हैं, उनको कर्ज करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारे पास काम करने वाला स्टाफ बढ़िया नहीं है, हमारे पास काम करने वाले मेंबर निहायती बदतमीज हैं। ऐसा बहुत बार सुनने में आता है, लोग अब परेशान होते हैं। दरअसल में इंसान कोई भी अच्छा या कोई भी ख़राब नहीं होता। अब ये मैनेजमेंट की स्किल है, ये आपकी स्किल है, ये आपकी क्वालिटी है कि आप अपने वर्कर से काम किस तरीके से ले रहे हैं। एक वर्कर एक एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा काम करता है और वही वर्कर दूसरे एनवायरनमेंट में जाकर के उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो यहाँ वर्कर का अच्छा बुरा होना बात नहीं है, यहाँ बात है कि मैनेजरियल स्किल्स क्या है। तो मैनेजरियल स्किल इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आपने वर्क करने का उनको एनवायरनमेंट क्या दिया है। तो अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट जो आप उनको ऑफर कर रहे हैं इसमें आपने अपने बिजनेस की कन्वीनियंस के मुताबिक अपने यहाँ काम करने वाले टीम मेंबर्स को दो पैटर्न्स में से फंक्शनल या डिविजनल में से करेक्ट तरीके से डिवाइड किया है, तो डेफिनेटली वही एम्प्लॉयज़ आपके लिए प्रोडक्टिव लेबर होंगे और इनकी प्रेजेंस से आपका बिजनेस बहुत आगे रन करेगा। बहुत छोटी छोटी बिजनेस स्ट्रेटेजीज होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। अगर आपके यहाँ काम करने वाले वर्कर को या काम पर आने वाले नए वर्कर को कोई बहुत ही कीमती, बहुत ही कॉस्टली मशीन पर उस मशीन को चलाने की ट्रेनिंग देनी है, तो आप इसके लिए कौन सा वाला ट्रेनिंग मेथड फॉलो करेंगे? तो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अगर आपके पास में आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए कोई बहुत कीमती मशीन है, तो इस मशीन को हम किस तरीके से इस पे वर्क करना मेंबर्स को सिखाएं, दैट इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर द बिजनेसमैन। मशीन के डैमेज होने का, वर्कर के खुद के चोट लगने का, या उस मशीन को चलाई जाने के समय पर किसी दूसरे पर्सन को इंजरी होने का एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। मशीन भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड ऑफ ट्रेनिंग है दैट इज़ कॉल्ड वेस्टिबुल ट्रेनिंग। जैसे सपोज़ किसी पर्सन को एरोप्लेन फ्लाई करना सीखना है कि एरोप्लेन कैसे करके उड़ाया जाता है, तो पहली बार तो कोई ना कोई पर्सन उड़ाएगा एरोप्लेन, तो उसको ये समझ बनना चाहिए कि वो एरोप्लेन कैसे करके फ्लाई किया जाएगा। तो इसके लिए जो ट्रेनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड वेस्टिबुल ट्रेनिंग। कुछ बुक्स में इस ट्रेनिंग का नाम सिमुलेटर ट्रेनिंग भी कहा गया है। जो एरोप्लेन फ्लाई करना, पर्सन को पायलट बनाना, इस चीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं कंपनीज़। इसमें कई कंपनीज़ ऐसा करती हैं कि इनके पास कई सारे पुराने यूज़ किए हुए अब रिटायर एरोप्लेन्स होते हैं। तो मान लीजिए कि एरोप्लेन का जो कॉकपिट है, अब एरोप्लेन एक मशीन है और इस मशीन को फ्लाई करना, इस मशीन को ऑपरेट करना, इस मशीन को ड्राइव करना नए पर्सन को सिखाना है। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेनिंग देने के लिए तरीका ये अपनाया जाता है कि जो पुरानी यूज़ की हुई मशीनें हैं, उन मशीनों को जो अब फ्लाई नहीं कर सकती हैं, उन मशीनों को एज ए ट्रेनिंग मॉड्यूल यूज़ किया जाता है। अब होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि एरोप्लेन के कॉकपिट में सपोज़ 500 से ऊपर मीटर्स हैं, मशीन डिवाइसेस हैं जो मशीन के कॉकपिट पर आती हैं, स्क्रीन बोर्ड पर आती हैं, और उन मशीनों को, स्विचेस को ऑन ऑपरेट करना, उनमें कितना रीडिंग आ रहा है उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना और बहुत सारे आइटम्स का आइडिया करना, इसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। तो मान लीजिए टोटल 500 सिस्टम्स हैं। सबसे पहले नंबर पर एक बिल्कुल आखिरी वाली, बिल्कुल ख़राब वाली एक मशीन ली जाएगी और सपोज़ इस मशीन के अंदर बेसिक 50 ऑपरेशंस हैं, बाकी की मशीन काम नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं है। इसमें एरोप्लेन का ही वो डिवाइस होगा, एरोप्लेन ही होगी और वो एक जगह पर ज़मीन पर फिक्स होगा। उसका जो स्क्रीन होगा, वहाँ पर एक टेलीविज़न टाइप से एक बड़ा स्क्रीन होगा और पर्सन जो पायलट सीट पर आकर के बैठेगा, तो सीट ओरिजिनली वही है जो ओरिजिनल एरोप्लेन के अंदर होती है। इस मशीन को
स्टार्ट करने के समय पर इसमें से होने वाला थ्रस्ट, इसमें से आने वाली आवाज़, वॉल्यूम ठीक वैसे ही आएगी जैसे कि ओरिजिनल एरोप्लेन में आती है। और उसमें थोड़ा झटका लगना या पर्सन की ग्रेविटी फील करना, वो सब कुछ वैसा का वैसा ही उसको पर्सन को एक्सपीरियंस भी होगा। तो इस एक्सपीरियंस से उसको लाइव एक्सपीरियंस है, लेकिन मेन बेनिफिट की बात यह है कि पर्सन अपनी स्क्रीन पर उस ग्रेविटेशनल फोर्स को तो स्टडी कर रहा है, महसूस कर रहा है, फील कर रहा है, लेकिन उस पर्सन को एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है, क्योंकि वो मशीन अपनी एक ही जगह पर फिक्स बनी हुई है। अब धीरे धीरे करके 5-7-10 दिनों की 20 दिनों की ट्रेनिंग पर ये पर्सन पहले 50 बेसिक ऑपरेशन सीख जाता है। तो इस पर्सन को हम मशीन 1 से ट्रांसफ़र करके सिमुलेटर 2 पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और सिमुलेटर 2 जो मशीन है वहाँ पर एक साथ 100 या 110 ऑपरेशंस हैं, जिसमें से पहले वाले 50 कॉमन है और नए वाले 50-60 और नए उसमें ऐड हो गए। इस प्रकार से अब ये जो ट्रेनिंग कैंडिडेट है इस सिमुलेटर 2 पे जाकर के अपनी ट्रेनिंग करेगा और उस मशीन को ऑपरेट करने से कंडीशंस को सीखेगा। दोनों फ़ायदे हैं, मशीन में कैंडिडेट सेफ़ है, और दूसरी बात ये भी है कि जो मशीन ऑपरेशंस हैं उसमें कहीं कोई प्रकार का रिस्क नहीं है, क्योंकि मशीन एक जगह फिक्स है। मान लीजिए किसी पर्सन को एरोप्लेन चलाना सिखाना है और हमें साइकिल चलाने की तरह पर्सन से कह दे कि ले भाई चाबी और एक राउंड लगा कर आ जा, तो हमें मालूम है कि साइकिल चलाने वाले को अगर साइकिल चलाने को दे दी जाएगी और नया पर्सन भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो गिर जाएगा। तो गिर जाने से किसी दूसरे पर्सन की डेथ थोड़ी हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट थोड़ी हो जाएगा। लेकिन एरोप्लेन चलाने वाले से कहा जाए कि भाई तुम एरोप्लेन ले जाओ और एक राउंड लगा कर आओ, फिर बताएंगे कैसा उड़ाया तुमने, तो वो लौट के नहीं आएगा, ना एरोप्लेन आएगा ना वो सीखने वाला आएगा, और जिस किसी की खोपड़ी में जाके गिरा वो तो बिल्कुल ही गया, तो वो भी गया। तो इस प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। तो इस प्रकार की मशीन की ट्रेनिंग देने में वेस्टिबुल ट्रेनिंग होती है। हम सिमुलेटर 1, सिमुलेटर 2, सिमुलेटर 3, 4, 5 पर पर्सन को लगातार ट्रेनिंग देते हैं, सेफ एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग देते हैं, और वो पर्सन जब आखिरी सिमुलेटर मशीन पर ट्रेनिंग कर लेता है तब पहली बार उसको ओरिजिनल एरोप्लेन के अंदर डायरेक्ट पायलट सीट पर बैठाया जाता है। साथ में एक सीनियर पायलट और भी होते हैं गाइड करने के लिए। लेकिन ये पर्सन का ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि जब ये पर्सन इस तरह की सिमुलेटर्स में वर्किंग करके आगे बढ़ता है तो इसकी ट्रेनिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है, और एक परफेक्ट पायलट की तरीके से ये पर्सन हमेशा सक्सेसफुली एरोप्लेन को फ्लाई करना सीख जाते हैं। तो दिस शुड बी द टाइप ऑफ ट्रेनिंग। सेफ भी है, पर्सन भी सेफ़ है, मशीन भी सेफ़ है, और दूसरा कोई पर्सन उसकी चपेट में आकर के उससे कोई नुकसान होने की स्थिति में नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड वेस्टिबुल ट्रेनिंग। अक्सर कर बिजनेसमैन ये पूछा करते हैं कि मशीन बहुत कॉस्टली है, नए वर्कर को कैसे दे दें। मशीन भी कॉस्टली है, पर्सन जो वर्कर है उसकी खुद की लाइफ रिस्क भी है, और नए पर्सन के साथ भी समस्या है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आसान तरीका जो आपको बिजनेस प्रैक्टिसेस में सिखाया जाता है दैट इज कॉल्ड वेस्टिबुल ट्रेनिंग। तो वेस्टिबुल ट्रेनिंग के थ्रू फ़ायदा ये निकल करके आएगा कि जो पर्सन है वो अपना काम इफेक्टिव मैनर में कर पाएगा, चोट लगेगी नहीं और काम इफेक्टिवली हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वेस्टिबुल ट्रेनिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अगर आपके यहाँ पर कोई एक वर्कर काम करने के लिए आना चाहता है और आप उस पर्सन का अपॉइंटमेंट करेंगे, तो नॉर्मल कंडीशन में आप उस पर्सन से क्या क्या जानकारी करेंगे और आप ये कैसे कंफर्म करेंगे कि उस पर्सन के अंदर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और उन टेस्टों का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जाती हैं, ये चीज़ समझने का टॉपिक। सो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट दैट टू बी कंडक्टेड एट अ टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए एम्प्लॉय। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट टू बी डिस्कस हेयर। कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ पर आता है, अगर कोई पर्सन आपके यहाँ आता है और उसको नया जॉब चाहिए आपसे, तो आप एज ए ओनर उस पर्सन के रिगार्डिंग कौन कौन सी बातें आपको जानकारी करनी चाहिए। नंबर 1 है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, और इस टेस्ट में हम पर्सन के बारे में उस पर्सन से जानकारी चाहते हैं कि अगर किसी पर्सन को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो उस इंस्ट्रक्शन को ये पर्सन किस तरीके से फॉलो करेगा। इस पर्सन का वर्किंग वर्ड टू वर्ड रिएक्ट करने का है, या वर्ड से सेंस जनरेट करने का है, या इसका ऑब्जेक्टिव स्टडी करने का मेन पर्पस है कि फर्म के टारगेट्स क्या हैं और हम इस टारगेट को किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। तो
तो कई सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो केवल वर्ड टू वर्ड इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और उनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आता। तो दिस इज़ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 1 पर किया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इससे एम्प्लॉयज़ के कैलिबर, कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है और मालूम पड़ता है कि ये एम्प्लॉय अपना काम कितना टैक्टफुली परफॉर्म कर पाएगा। कई सारी बार ऐसा देखने में आता है कि एम्प्लॉयज़ अपना वर्क करने के लिए केवल वर्ड टू वर्ड इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करते हैं और इसकी वजह से काम के रिजल्ट्स बिगड़ जाते हैं। उनको समझना चाहिए कि फ़र्म का ऐसा करने का मोटिव क्या है, फ़र्म ऐसा क्यों करना चाहती है। नंबर 2 है इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट। कई सारी बार हमारे पास लोग आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पूछते हैं और वो उसको एटीट्यूड टेस्ट से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट अलग चीज़ है और एटीट्यूड टेस्ट अलग। तो हमारा एटीट्यूड से फिलहाल कोई देना लेना नहीं है, हम फिलहाल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है कि पर्सन के अंदर में किसी भी नई चीज़ को सीखने का, समझने का, किसी नए तरीके से किसी वर्क को करने का क्या स्किल है, क्या कैपेसिटी है, क्या कैलिबर है। तो अगर कोई पर्सन किसी काम को नई टेक्निक, नई ट्रिक से समझ सकता है, कोई पर्सन से हमने पूछा कि भाई आप ये काम किस तरीके से करेंगे, तो पर्सन ने बताया कि हाँ ये सब काम मुझे करना आता है और मैं इस काम को इस तरीके से करूँगा। हमने कहा ठीक है, काम आपको आता है तो अच्छी बात है, आपने करके भी बताया, लेकिन आप काम करने के समय पर ये वाले चेंजेस कर लीजिएगा, इससे आपका काम ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा या हमारी कंपनी के अंदर जिस तरीके से बाकी के वर्कर करते हैं उससे ये काम मैच कर जाएगा। तो हमने कहा, पर्सन ने कहा ओके। अब अगली बार हमने उस पर्सन को दोबारा से काम दिया, लेकिन उस पर्सन ने काम तो परफॉर्म किया, लेकिन काम को परफॉर्म करने का तरीका वही वाला रखा जो तरीका उसको पहले से आता था। इसका मतलब ये पर्सन हमारे यहाँ के एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि हमने काम को करने का जो नया टेक्निक सिखाया था उस टेक्निक को ये फॉलो नहीं कर पाया। इस पर्सन के दिमाग में नई ट्रिक, नई टेक्निक से काम करने का जो एबिलिटी था वो डेवलप नहीं हो पाया। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम उसकी इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम्स को समझते हैं, रिएक्शंस को समझते हैं, या अगर किसी पर्सन से कुछ कहा जाएगा तो इस पर्सन का रिएक्शन किस प्रकार से क्रिएट होगा, मैच्योरिटी का सेंस क्या है, पर्सन के अंदर वैल्यू सिस्टम क्या है, इमोशन क्या है, रिएक्शन पावर क्या है, रिटेंशन पावर क्या है, इस तरह के करेक्टरिस्टिक्स को इसमें स्टडी किया जाता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और इसमें पर्सन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, उसके नेचर, उसके व्यवहार, उसके व्यक्तित्व के बारे में पता की जाती है। नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट। ये एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट जिस किसी वर्क को करने के लिए कोई पर्सन आए हैं, उस पर्सन को उस वर्क के कंसर्निंग कितनी टेक्निकल नॉलेज है, इस काम का नाम ट्रेड टेस्ट। जैसे हमारे यहाँ कोई पर्सन आए, उसने कहा साहब मुझे खाना बनाना आता है और आपके यहाँ खाना बनाने की जॉब निकली है तो मैं इस काम को परफॉर्म करना चाहता हूँ और मैं आपके सिस्टम में आके खाना बनाऊँगा। तो हमने कहा ठीक है, तुम क्या क्या खाना बना लेते हो वो बताओ। तो पर्सन ने हमें खाने में डिशेस के नाम बता दिए कि मैं इस तरीके का खाना बनाना जानता हूँ। हमने कहा ठीक है, अब एक बात ये बताओ कि अगर आपने कभी कोई सब्जी बनाई और उस सब्जी में नमक 2 बार डाल दिया, डालना था 1 बार और डाल दिया 2 बार, तो डबल क्वांटिटी हो गई, तो अब तो वो सामान खराब हो जाएगा। तो क्या इस कंडीशन में सारी सब्जी फेंक दी जाए, या इस समय हमारे पास कोई ट्रिक या कोई टेक्निक है जिससे कि हम इस सब्जी को खराब होने से बचा सकते हैं। तो अगर ये पर्सन वाकई में शेफ़ है या खाना बनाना जानता है या खाना बनाने का इसका एक्सपीरियंस है, तो ये पर्सन हमें बताएगा कि सर कच्चे आटे को एक गीला करके एक पोटली में, कपड़े में बांध करके अगर सब्जी में कुछ देर के लिए डिप कर दिया जाए तो ये सारा के सारा आटा उस सब्जी में पड़े हुए नमक को एब्जॉर्ब कर लेगा और अब हमें नए सिरे से इसमें नमक डालना होगा, तो हमारी सब्जी खराब होने से बच जाएगी और उसका टेस्ट मेंटेन रह जा पाएगा। इसका मतलब पर्सन को सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज है। हमने किसी पर्सन को पूछा कि भाई तुम हमारे यहाँ ड्राइवर बनने के लिए आए हो, तो ठीक है, सामने कार खड़ी है, तुम कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओ और फिर कार को स्टार्ट नहीं करना, लेकिन अपनी सीट पर बैठ करके कार का बोनट खोलो। तो अगर कोई पर्सन को ड्राइविंग स्किल है, उसको कार चलानी आती है, तो उसको पता होना चाहिए कि ड्राइविंग। सो स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट होता है ट्रेड टेस्ट। हमने डिस्कस किया था कि हलवाई को बुलाना है तो कैसे रखेंगे खाना बनाने वाले को। नेक्स्ट है इसमें एक और हो सकता है ट्रेड टेस्ट। किसी पर्सन को कार का ड्राइवर बनाना है, हमने पूछा भाई बोनट खोलो,
तो वो पर्सन अगर ड्राइविंग स्किल जानता है तो पर्सन बताएगा कि बोनट कैसे खोला जाता है, खोल के बताएगा। हमने पूछा भाई कि तुमने कभी किसी ढाबे पर कहीं कोई चाय पीने के लिए हाईवे पे कार रोक ली, हम और आपकी फैमिली साथ है और उस कंडीशन में हम चल रहे हैं और मालूम पड़ा जब चाय पी पवा के लौट करके आए तो कार के एक तरफ के चारों टायर के नट बोल्ट कोई पर्सन खोल के ले गया, टायर तो है, नट बोल्ट खोल के ले गया। तो अब आप क्या करोगे, कार कैसे चलाओगे? तो अगर ये पर्सन को उसके ड्राइविंग स्किल्स का अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो पर्सन बताएगा कि साहब बाकी बचे हुए तीनों टायरों में से एक एक नट खोल करके मैं इस वाली कार में लगा लूँगा, तो कम से कम एक दूसरे जगह पर जहाँ भी मैकेनिक मिल जाएगा वहाँ तक हम सेफ पहुँच सकेंगे। तो ये स्किल्स हैं, ट्रेड टेस्ट है जिसके बारे में हम पर्सन के बारे में उसकी सब्जेक्ट नॉलेज को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। उस पर्सन की पर्सनल हॉबीज़ क्या हैं, लाइकिंग्स क्या हैं, डिसलाइकिंग क्या है, पर्सन की सोच समझ क्या है, हॉबी क्या है, इसको स्टडी करने का काम इंटरेस्ट टेस्ट। अब ये इंटरेस्ट में कैसे होता है, तो इंटरेस्ट के अंदर में हमने पर्सन को अपॉइंट करना है गेट कीपर। तो चौकीदार रखना है, गेट कीपर रखना है। तो हमने पूछा भाई हम तुमको गेट कीपर रखेंगे तो बताओ तुम्हारी क्या हॉबीज़ हैं। उसने कहा साहब कान में हेडफोन लगा करके और मुझे तो बैठ करके म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता है, आंखें बंद करके जा करके आराम से म्यूज़िक लगा करके मैं सो जाऊं, मुझे सबसे बढ़िया पसंद। हमने कहा भैया तुम रहने दो क्योंकि तुम गेट कीपर बनने लायक नहीं हो। अभी तुम अपने शौक में कभी गेट कीपर बनने के हिसाब से बैठ गए तो हमारा तो काम ही खराब हो जाएगा पूरा का पूरा। तो गेट कीपर को तो बहुत अलर्ट और एक्टिव होना चाहिए, हर समय अटेंटिव होना चाहिए। और तुम कह रहे हो कि आंखें बंद करके आराम चेयर पे कुर्सी पर बैठ करके कान में म्यूजिक लगा करके मैं सो जाऊँ। तो उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग से हमारा कोई देना लेना नहीं है, लेकिन क्या इसकी ये हॉबीज़ हमारे जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैच करती है, ये हमारे लिए समझने का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट टेस्ट। नॉर्मली अगर कोई पर्सन आपके यहाँ जॉब मांगने के लिए आते हैं तो आप इन्हीं सारे टेस्टों को उस पर्सन के लिए परफॉर्म करेंगे। इन टेस्ट में एक है इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट पर्सन की जर्नल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड टेस्ट पर्सन का व्यवहार, नई चीज़ों को सीखने की स्किल, पर्सनैलिटी टेस्ट पर्सन का रिएक्शन, पर्सन का किस तरीके का बिहेव है, ट्रेड टेस्ट पर्सन को सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज, एंड इंटरेस्ट टेस्ट पर्सन का अपना हॉबी, पर्सन की लाइकिंग डिसलाइकिंग। इन सब के बिहाफ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार पर्सन का इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में है। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।